स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के चैप्टर 3 जल संसाधन के प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है। पहला ऑप्शन है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा वाले और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र और चौथा है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित होगा, दूसरा ऑप्शन अधिक वर्षा वाले और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित होंगे, तीसरा ऑप्शन अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित होंगे और चौथा कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित होंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल की बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। तीसरा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और चौथा ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन और आजीविका समाप्त होती है, क्योंकि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के निर्माण में एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहां पर निवास करने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानें और उन्हें दोबारा लिखें। पहला है शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में सही मदद की है। दूसरा है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट प्रभावित नहीं होता। तीसरा है गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। और चौथा है आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन को सुधार कर हम लोग लिख सकते हैं शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। दूसरे प्रश्न को सुधार कर हम लोग लिख सकते हैं नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। तीसरे ऑप्शन को हम लोग सुधार कर लिख सकते हैं गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। चौथे प्रश्न के उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। दूसरा प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं जल की जितनी मांग है उसकी तुलना में जल की कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। यह बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करने। इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौकायन तथा मछली पालन में मदद मिलती है। इसके अलावा पर्यटन आदि को भी बढ़ावा मिलता है, जबकि बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशय वहां मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के विनाश का कारण है। स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से हाथ धोना पड़ता है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियों में प्रमुख है।
प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है, जिसमें से पहला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। इसके उत्तर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। टांका आकार में बड़ा होता है तथा यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। तो छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टैंक या टांका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। टांका भूमिगत कमरों को ठंडा रखने में भी सहायता करता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। अगला प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, भारत में वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत तरीकों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था काफी लोकप्रिय हो रही है। कर्नाटक के मैसूर जिलों में स्थित गंडाथूर गांव के लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है यदि उसने अपने घर में छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति का प्रयोग न किया हो। तो ये थे तीसरे चैप्टर यानी कि जल संसाधन के प्रश्न उत्तर, जिसका उत्तर संक्षिप्त शब्दों में देने की मैंने कोशिश की है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।